हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र सिंह शेखावत आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं इवोपरेटर और कंडेंसर। ओके, ये एक वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है दोनों। इनमें डिफरेंस क्या क्या है? वैसे तो दोनों ही हीट एक्सचेंज का काम करते हैं, हीट एक्सचेंजर है, लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी सारी डिफरेंसेस हैं। वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में मैं सारे डिफरेंसेस कवर करूँ। और अगर कुछ डिफरेंस छूट जाते हैं जो आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपकी जो कमेंट है उसे भी रीड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप सब ने जो टेक्नीशियन है उन्होंने नोटिस किया होगा कई बार कि जो विंडो एसी है उसका जो इवोपरेटर है काफ़ी छोटा होता है और जो कंडेंसर होता है उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। सेम केस है स्प्लिट एसी में भी। जो इवोपरेटर है वो छोटा होता है और जो कंडेंसर है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसका पंखा भी बड़ा होता है, यानी वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन जो कंडेंसर है उसे कौन सी हीट ट्रांसफ़र करनी होती है? इवोपरेटर की। तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? दोनों में डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि जो कंडेंसर है उसे इवोपरेटर ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो ट्रांसफ़र करनी है बाहर। उसके साथ साथ जो कंप्रेसर चलते वक्त जो हीट जनरेट करता है, जो हमारे सिस्टम में है, रेफ्रिजरेंट में जो हीट जनरेट होती है वो भी उसे बाहर देनी है। तो इसी वजह से जो है हमारा जो कंडेंसर है वो बड़ा होता है, क्योंकि उससे जो है कंप्रेसर के साथ साथ जो इवोपरेटर है उसके साथ में ही कंप्रेसर की भी हीट एक्सचेंज करनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है कि इवोपरेटर थोड़ा छोटा होता है और कंडेंसर उससे बड़ा होता है, लगभग 20%। हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्ट, सेकेंड पॉइंट। तो हीट एब्जॉर्ब कौन करता है? इवोपरेटर करता है। इवोपरेटर क्या करता है? जो भी रूम है, अगर विंडो एसी या स्प्लिट एसी का केस है या एयर कंडीशनिंग का केस है, तो उसमें क्या करेगा? वो जो भी कंडीशन स्पेस है जहाँ हमें ठंडा करना है वहाँ की हीट एब्जॉर्ब करेगा खुद। ओके, वो क्या करेगा? हीट जो है रेफ्रिजरेंट को देगा, क्योंकि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है? हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर कहाँ होगा? रूम में होगा। और लो टेम्परेचर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, इवोपरेटर के कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो लो टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफ़र होगी और वो रेफ्रिजरेंट के थ्रू वो आगे सिस्टम में जाएगी। और दूसरे केस में कंडेंसर में क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर रहता है हाई रहता है और प्रेशर हाई रहता है, और जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर है जहाँ उसे जो हीट है उसे रिजेक्ट करना है। जैसे हमने देखा इवोपरेटर में हीट एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करता है। तो जो भी कंडेंसर में हमने कूलिंग मीडियम लिया है, जैसे विंडो एसी या स्प्लिट एसी के केस में जो हवा है वो, या चिलर के केस में वाटर है, बाहर का जो तापमान है एटमॉस्फेयर का जहाँ पे हमें हीट रिजेक्ट करनी है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, और हमारा कंडेंसर का जो हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर की जो रेफरेंट है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इस केस में क्या होगा? अब जो हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कंडेंसर से हीट होगी बाहर का जो हवा है, एटमॉस्फेरिक हवा है जहाँ पे हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र होगी। इसीलिए हम बोलते हैं जो कंडेंसर है वो क्या करता है? हीट रिजेक्ट करता है, और जो इवोपरेटर है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है रेफ्रिजरेंट स्टेट चेंजेस। ओके, तो इवोपरेटर में क्या होता है? इवोपरेटर में लिक्विड लाइन के थ्रू जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये क्या होता है? ये यहाँ की, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वाले पॉइंट में, कि ये जो रूम है उसके अंदर की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है, और वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल होकर इवोपरेट हो जाता है। ओके, ये बॉयल क्यों होता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम मतलब -20, -30, इस तरह से अलग अलग रेफ्रिजरेंट के जो है बॉइलिंग पॉइंट है। तो इतना टेम्परेचर आने के बाद वो बॉयल हो जाते हैं और वहाँ पे अपने को ठंडा महसूस होता है। तो इस तरह से जो है ये क्या करता है? स्टेट चेंज करता है। किसमें? लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है इवोपरेटर। और दूसरे केस में कंडेंसर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट होती है। ये क्या करता है? उस वेपर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, कि इससे बाहर की हवा या पानी जो भी हमने कूलिंग मीडियम यूज़ किया हुआ है उससे ये उस रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में ठंडा करता है। ठंडा होने की वजह से क्या होता है? वेपर को अगर हम ठंडा करेंगे तो उसका लिक्विड फॉर्म होगा। तो यहाँ क्या होगा? कंडेंसर में क्या होता है? वेपर से लिक्विड में चेंजेस होता है रेफ्रिजरेंट का, और वहीं हमारा जो इवोपरेटर में क्या होता है? लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। तो ये डिफरेंसेस है स्टेट के। जो रेफ्रिजरेंट का चेंज स्टेट होता है वो इस तरह से होता है कंडेंसर और इवोपरेटर में। और इसके बाद है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर। तो आपको मालूम ही है जो इवोपरेटर में लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है, लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट होता है, और जो कंडेंसर है उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट होता है। इवोपरेटर में जो है कंडेंसेशन होता है, और जो कंडेंसर है उसके अंदर इवोपरेशन होता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी कॉइल है, ओके, कॉइल के अंदर ठंडा रेफ्रिजरेंट पास होता है। ओके,
ठंडा रेफ्रिजरेंट पास होने की वजह से क्या होता है, जो बाहर की हवा है उसमें जो पानी है वो हम देखते हैं बाहर पानी आता है। तो ये किस वजह से आता है, कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि बाहर की जो हवा है उसे अगर हम ठंडा करेंगे, तो जैसे कि हम कंडेंसर में भी करते हैं, जो रेफ्रिजरेंट है उसे हम ठंडा करते हैं, तो ठंडा होने की वजह से वो लिक्विड में चेंजेस हो जाता है। इसी तरह से अगर ये बाहर की हवा भी ठंडी होती है, क्योंकि ये इवापोरेटर के अंदर ठंडी रेफ्रिजरेंट है और बाहर की हवा ठंडी है, तो ये क्या होगा, बाहर की हवा ठंडी होने की वजह से वो जो बाहर पानी आ जाएगा उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन वाटर। जिस तरह से आपने देखा एक ग्लास में अगर हम पानी लेते हैं, ठंडा पानी होगा, तो वो क्या होगा, उसके बाहर जो पानी जमा हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। वो कहाँ से आएंगे, वो जो बाहरी हवा है उसमें जो पानी है, ओके, वो वहाँ पे कंडेंसेट हो जाएगी, वो ठंडे होने की वजह से। तो आपने देखा है कि एक इवापोरेटर में कंडेंसेशन होता है, जो वाटर गिरता है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेट वाटर। इसी तरह से अगर आप कंडेंसर में देखेंगे, आइस फैक्ट्रीज में देखा होगा वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, डायरेक्ट वाटर के स्प्रेज होते हैं जो टेरेस पे लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो पानी की डायरेक्ट प्रेशर है वो कंडेंसर की लाइंस के ऊपर प्रेशराइज पानी जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे ही वो ठंडा पानी अगर है, वो अगर हम किसी गर्म चीज़ पे डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसका भाप बन जाएगी, और भाप को हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो इस तरह से कंडेंसर में भी इवोपरेशन होता है अगर वो वाटर कूल्ड है। अगर वो वाटर कूल्ड, अगर आप जैसे देख सकते हैं अपना जो शेल एंड ट्यूब टाइप रहता है कंडेंसर, उसके अंदर वो एक कन्फर्म जगह में है, कंसील्ड जगह में है, इसीलिए वहाँ पे हम देख नहीं सकते। लेकिन आप देखेंगे जो है, अगर आइस फैक्ट्रीज किसी ने देखी होगी तो वहाँ पे वो इस तरह से इवोपरेशन होते हुए भी दिखता है। सेम आप कूलिंग टावर में भी देख सकते हैं। कूलिंग टावर में जब गर्म पानी स्प्रे होता है तो वहाँ भी इवोपरेशन होता है, क्योंकि वो गर्म पानी क्या होता है, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आ रहा है और उसी वजह से भाप निकलती है, और भाप को हम बोलते हैं इवोपरेशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है। इसके अलावा एक और पॉइंट्स है कि आपने कंडेंसर और इवोपरेटर की प्रेशर टेस्टिंग करी होगी। अगर लीक टेस्टिंग करते हैं तो इवोपरेटर में हमेशा आपने देखा होगा लो प्रेशर रहता है, और जो कंडेंसर है उसमें हाई प्रेशर रहता है। जैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में जो इवोपरेटर कॉइल होती है वो नॉर्मली एल्यूमिनियम की होती है, और कंडेंसर जो कॉइल होती है वो होती है एमएस या कॉपर की। ओके, तो इसी वजह से अगर आप एमएस में एल्यूमिनियम जितना प्रेशर डालेंगे तो वहाँ पे आपको लीक फाइंड आउट नहीं होगा अगर माइनर होगा तो। और अगर आपने एमएस में प्रेशर के हिसाब से आपने पूरे सिस्टम में ही प्रेशर बराबर कर दिया, तो हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम की इवोपरेटर कॉइल है वो बस्ट हो जाए। तो इसी वजह से आपको दोनों में प्रेशर अलग अलग करके देखना पड़ता है। लो प्रेशर आपको इवोपरेटर में डालना है और हाई प्रेशर कंडेंसर में डालना है, और लीक चेक करना है। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों इवोपरेटर और कंडेंसर में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो नीचे आप कमेंट में लिखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये पॉइंट है जो हमारे जो और भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करूँगा आपके नाम के साथ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।